नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था दोस्तों पॉलिटी, और इसमें दोस्तों हम पढ़ रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों हम पढ़ रहे थे बोरोड फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो यहाँ पे 3 देश बचे हैं, तो चलिए जानते हैं तीनों देशों के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों फ्रॉम कैनेडा। तो देखिएगा दोस्तों, इसकी एक ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक बताने से पहले हम सभी चीजों को एक बार समझ लेंगे, जिससे कि आपको आसानी से सभी चीजें याद हो जाएंगी। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे यहां से, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो दोस्तों ये वाला वर्ड हमने कनाडा से बोरो किया है, कनाडा के संविधान से उधार लिया। अब समझते हैं इसका मतलब क्या है। देखो दोस्तों, हमारे पास 2 वर्ड आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, एक यूनियन और एक फेडरल। अगर आप इनको सर्च करेंगे तो दोनों का मतलब सेम होता है, और दोनों को लिखते हैं दोस्तों हिंदी में संघ। संघ आप सभी समझते हैं, संघ क्या होता है। ये दोस्तों एक ग्रुप होता है, बट दोस्तों एक्चुअल में दोनों का मतलब अलग अलग है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे यूनियन का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों यूनियन का मतलब भी संघ ही होता है, बट यूनियन का मतलब है दोस्तों नो पावर शेयरिंग, नो पावर शेयरिंग बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। मतलब कोई भी पावर शेयरिंग नहीं होगी बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, इसका मतलब होता है यूनियन। भाई ऐसा कैसे। तो देखो दोस्तों, इसका मतलब है कि सभी के सभी राइट किसके पास होंगे, सेंटर के पास होंगे। सभी के सभी राइट्स सेंटर के पास होंगे, स्टेट के पास कोई भी राइट नहीं होगा किसी भी लॉ को बनाने का। सिंपल सा मतलब है इसका। वहीं पे बात करते हैं दोस्तों फेडरल या फिर फेडरेशन। तो फेडरेशन का भी हिंदी में मतलब एक ही होता है, संघ, बट दोस्तों मीनिंग अलग है। देखो फेडरेशन का मतलब होता है दोस्तों पावर शेयरिंग बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। मतलब हमने पावर को शेयर कर दिया है दोस्तों दोनों के बीच में, स्टेट एंड सेंटर के बीच में। अब क्या होगा दोस्तों, अगर कोई लॉ बने, मतलब एक बिल पास हुआ, तो बिल कब पास होगा दोस्तों, जब उस पे स्टेट की भी सहमति हो। ऐसा नहीं है कि सेंटर खुद से इसको पास कर देगा और लॉ बना देगा। ठीक है, तो हमने पावर सेंटर को भी दी है और स्टेट को भी दी है। पर दोस्तों हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फेडरेशन नहीं देखा है, हमने देखा है यहाँ पे फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब पावर की शेयरिंग है। बट दोस्तों सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, सेंटर के पास है, क्योंकि सेंटर हमने कैसा लिया है, स्ट्रॉन्ग लिया। लेट्स सपोज आपके पास 10 रुपए हैं, आप है और आपका छोटा भाई, तो आप उसको भी देंगे बट उसको कम देंगे, ज्यादा आप अपने पास रखेंगे। जैसे कि आगे चल के एक वर्ड और लिखने वाला हूं, तो चलिए लिखते हैं उसको भी। एक पॉइंट और पूछा जाता है दोस्तों। पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है दोस्तों, पावर बिटवीन पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो देखो
कभी कभी फर्स्ट वर्ड पूछ लेता है, कभी कभी दोस्तों सेकंड पूछ लेता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब सेम है। यहाँ पे दोस्तों बोला है कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और स्टेट के बीच में होगा। ये हमने लिया है दोस्तों कनाडा से, ये भी हमने मतलब सभी चीजें हमने यहाँ पे कनाडा से बोरो की, दोनों का मतलब सेम। थर्ड पॉइंट जानते हैं दोस्तों, थर्ड पॉइंट है रेजिडरी पावर विद सेंटर। तो दोस्तों यहां पे लिखा है रेजिडरी पावर विद सेंटर, समझते हैं इसका मतलब क्या है। तीनों का सेम मतलब है, चलिए इसका मतलब समझते हैं। देखो दोस्तों, रेजिडरी का मतलब होता है एक्स्ट्रा पावर। अब आप पूछेंगे कौन सी एक्स्ट्रा पावर, तो देखो जब हम आगे चल के स्केड्यूल पढ़ेंगे तो हमारे पास 12 स्केड्यूल होते हैं। उसमें से दोस्तों 7th नंबर का स्केड्यूल में लिखा है 7 स्केड्यूल, 3 लिस्ट, फर्स्ट यूनियन लिस्ट, सेकंड स्टेट लिस्ट, थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट। तो देखो ये जो 3 लिस्ट हैं इनमें अलग अलग सब्जेक्ट दिए। अब सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं है कि सोम एफएम ये सभी चीज दी, ठीक है। सब्जेक्ट का मतलब है जैसे कि एजुकेशन, नेशनल सिक्योरिटी, बाद में बताऊंगा कौन सा सब्जेक्ट किसके अंदर आता है। अभी आप इतना समझ लीजिए, ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी सब्जेक्ट्स। तो इन पर नियम कानून बनाने का हक उसको होगा दोस्तों जिसमें ये होंगे। लेट्स सपोज ये है यूनियन में, तो यूनियन मतलब सेंटर इन पे नियम कानून बना सकता है, स्टेट का कोई भी इसमें रोल नहीं होगा। वहीं पे दोस्तों अगर स्टेट लिस्ट में कोई सब्जेक्ट है ABC, तो उस पे कौन नियम कानून बना सकता है, स्टेट बना सकता है। अब बात आती है कॉन्करेंट लिस्ट। तो देखो दोस्तों इसमें वे सब्जेक्ट हैं जो ना तो यूनियन के अंदर आते हैं और ना ही स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं, तो इन पे दोनों कानून बना सकते हैं। बट मोर पावर किसको दी है, सेंटर को दी। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी सेंटर की होगी, और अगर सेंटर चाहेगा कि इस पे स्टेट कोई कानून बनाए तब जाके स्टेट उस पे कानून बना सकता है, अदरवाइज सेंटर ही उस पे कानून बनाएगा। तो दोस्तों इन तीनों का मतलब सेम है। इन तीनों का मतलब सेम कैसे है कि हमने दोस्तों पावर का शेयरिंग किया है, बट सबसे ज्यादा पावर किसको दी है, सेंटर को दी। तो देखो दोस्तों यहाँ पे सेंटर इज मोर पावरफुल। तो सेंटर वर्ड आ रहा है, तो सेंटर किससे रिलेटेड है दोस्तों, कनाडा से। कनाडा का फर्स्ट सी है और यहाँ पे भी दोस्तों सी, ठीक। अब दोस्तों देखो इस पहले वर्ड का मतलब फिर से समझ लेते हैं। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों क्वासी फेडरल सिस्टम। इस पूरे वर्ड जिसमें स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है, मतलब पावर तो दी है बट ज्यादा पावर सेंटर के पास है, उस सिस्टम को हम बोलते हैं क्वासी फेडरल सिस्टम, जो हमारा दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। आगे चल के जब मैं आपको यूएसए पढ़ाऊंगा, वहां पे दोस्तों वहां से हमने लिया है फेडरल सिस्टम, हमने वहां से फेडरल सिस्टम लिया है क्योंकि यूएसए में फेडरेशन चलता है, ट्रू फेडरेशन चलता है। हमारे यहाँ पे दोस्तों क्वासी चलता है, मतलब कि पार्शियल फेडरेशन चलता है। वहां पे क्या है दोस्तों, वहां पे इक्वल अगर 10 रुपए हैं तो 5 जाएंगे सेंटर के पास और 5 ही जाएंगे स्टेट के पास, ठीक है। और स्टेट का अलग से संविधान होगा, ये सभी चीजें आप सभी जानते हैं। अब चलिए दोस्तों अब देखेंगे फ्रॉम यूएस। फ्रॉम यूएस यूएसए
क्या मतलब होता है यूएसए का दोस्तों? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? यूनाइटेड स्टेट, मतलब ये दोस्तों स्टेट का यूनियन है, सभी स्टेट मिलके अमेरिका को बनाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दोस्तों सबसे पहला हम पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, यहां से लिया हमने रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन भैया लिखने का कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है? संविधान को लिखने का कॉन्सेप्ट दोस्तों हमने यूएसए से लिया है, क्योंकि यूएसए ही एकमात्र ऐसा देश था जिसके पास अपना खुद का एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन था। ठीक है, और दोस्तों वहीं पे बात आती है लार्जेस्ट किसका है दोस्तों? लार्जेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन पूछ लिया जाता है, तो ये है दोस्तों इंडिया का, हमारा भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। वहीं पे दोस्तों सेकंड लार्जेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? थोड़ा सा फोल्ड हो रहा है मुझे, तो यह है दोस्तों यूएसए का। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जो ब्रिटेन का संविधान है वो कैसा है दोस्तों? ब्रिटेन यह है दोस्तों आपका अनरिटर्न या फिर नॉन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो 3 पॉइंट बनते हैं, तीनों मैंने आपको बता दिया। और आप सभी समझते हैं रिटर्न का मतलब क्या होता है, नॉन रिटर्न का मतलब क्या होता है, तो टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। दूसरा पॉइंट जानेंगे इसके बारे में, तो लिखेंगे दोस्तों दूसरा पॉइंट, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट एंड हिज बीइंग the supreme commander of armed forces। तो देखो दोस्तों ये वाला वर्ड हमने यूएसए से बोरो किया, समझते हैं इसका मतलब क्या है। देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है। तो मैंने आपको 3 पिलर बताए थे, 3 ऑर्गन बताए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, एक लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव, एक जुडिशरी। तो दोस्तों एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो नियम और कानून को इंप्लीमेंट करते हैं, मतलब कि जो लॉज होते हैं उनका इंप्लीमेंटेशन कौन करता है? एग्जीक्यूटिव करता है। पूरा एक ग्रुप होता है इनका। ठीक है, आगे चल के आप सभी को समझ आ जाएगा। तो भाई लेट्स सपोज ए बी सी डी, ये सभी दोस्तों 4 मेंबर हैं एग्जीक्यूटिव असेंबली। ठीक है, ये 4 मेंबर हैं एग्जीक्यूटिव असेंबली। इनको काम दिया गया भाई, कोई कुछ भी काम है, इनको काम एक्स दिया गया कि भैया आपको एक्स काम करना है। तो दोस्तों इनके पास इतनी अथॉरिटी नहीं होगी कि बिना हेड के इस काम को करें। और हेड कौन होगा दोस्तों? हेड होगा यहाँ पे प्रेसिडेंट। मतलब सिंपल शब्दों में बोला है कि स्टेट में जो एग्जीक्यूटिव असेंबली होगी उसका हेड कौन होगा दोस्तों? प्रेसिडेंट होगा। अब यहाँ पे स्टेट का मतलब राज्य नहीं है दोस्तों, स्टेट का मतलब है यहाँ पे पूरी गवर्नमेंट। ठीक है, तो पूरी गवर्नमेंट में एग्जीक्यूशन कौन संभालेगा दोस्तों? ये होंगे हेड प्रेसिडेंट। ठीक है, और यही होंगे दोस्तों सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, मतलब जो हमारी आर्मी फोर्स है उसके सुप्रीम कमांडर किसको लेंगे हम दोस्तों? ये होंगे हमारे प्रेसिडेंट। तो ये वाला वर्ड हमने दोस्तों लिया है यूएसए से। अब चलिए अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, वाइस प्रेसिडेंट एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन और राज्यसभा। तो देखो दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट
एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा राज्यसभा का। ये भी हमने दोस्तों कहां से लिया है? यूएसए से लिया है। समझते हैं एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या है। देखो दोस्तों, एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है, लेट्स सपोज प्रेसिडेंट है, चलो ए पर्सन है, कोई ए पर्सन है, इसका खुद का डिपार्टमेंट है दोस्तों, या इसका खुद का ऑफिस है जी, बट ये दूसरे ऑफिस में भी काम करने जाता है। ये अपने ऑफिस में तो काम ही करता है, बट दूसरे ऑफिस में भी काम करने जाता है। तो इस ऑफिस के लिए, जिसमें दूसरे ऑफिस में जा रहा है, जिसका ये मेंबर नहीं है, समझना दोस्तों, जिसका ये मेंबर नहीं है, तो उसमें इसकी जो पोस्ट होगी वो होगी दोस्तों एक्स ऑफिशियो पोस्ट। वहीं पे दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो यहाँ से एक बात पता चलती है कि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या राज्यसभा का मेंबर होता है वाइस प्रेसिडेंट, तो आपको बताना है कि नहीं। ये दोस्तों इसकी खुद की पोस्ट होती है वाइस प्रेसिडेंट, एक खुद की पोस्ट है, बट दोस्तों राज्यसभा में ये एज ए चेयरमैन काम करता है, इसलिए हमने इसको बोला है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। तो चलिए ये पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं। फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स मतलब थर्ड है हमारा दोस्तों फोर्थ, फंडामेंटल राइट्स। तो जो हमारे मूल अधिकार हैं, जिनको हम आगे चल के बात करेंगे। अभी देखो दोस्तों, शुरुआत, ये दूसरा लेक्चर है, अभी हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी नहीं पढ़ी है कि कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना है, इसको भी हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। तो पहले इसको पढ़ेंगे, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स पे जाएंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे दोस्तों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, मतलब सभी चीजें एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, हमारे पास मूल अधिकार होते हैं, ठीक है, हमारे पास मूल अधिकार होते हैं, जैसे कि जीने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, कहीं पे जाने का अधिकार है, कहीं पे प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार है, ठीक है, ये सभी चीजें हमारे पास मूल अधिकार के अंदर आती है। तो मूल अधिकार जो है दोस्तों, वो भी हमने कहां से लिया है? यूएसए से लिया, ठीक है। अब इसका दोस्तों इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा है, ये एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, ये वाला जो वर्ड है ये बार बार रिपीट होता है कि फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिया। तो चलिए इसका शॉर्ट तरीका जानते हैं। देखो, दुनिया में सबसे पावरफुल कंट्री कौन सी है? यूएसए है, आप सभी को पता है। और जो भाई पावरफुल होगी वो अपने देश के नागरिकों को सुरक्षित रखेगी, उनके सभी राइट्स का ख्याल रखेगी। मतलब ओवरऑल हम ये बोलना चाह रहे हैं कि यूएसए एक सेफ कंट्री, वहां पे सभी नागरिक के फंडामेंटल राइट्स क्या है दोस्तों? प्रिजर्व है, प्रिवेंटिव, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। फिर बात करेंगे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट। फिफ्थ है आपका सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हमने कहां से लिया है दोस्तों? हमने लिया है यूएसए से। अब ऐसा नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट को ही उठा के लिया, उसका कॉन्सेप्ट लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, देखो सुप्रीम कोर्ट का क्या मतलब होता है? सुप्रीम का मतलब होता है दोस्तों सबसे बड़ा, और कोर्ट का मतलब होता है, कोर्ट तो आप सभी जानते हैं, अदालत, मतलब सबसे बड़ी अदालत हमने कहां से लिए है? यूएसए से लिए। चलिए फिर बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, लिखेंगे 6 नंबर पॉइंट, प्रोविजन ऑफ स्टेट। ये भी हमने बोरो किया है यूएसए से। समझते हैं प्रोविजन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है। देखो, ये सेंटर है और ए बी सी एंड डी क्या है दोस्तों? ये सभी स्टेट। अब जब देश आजाद हुआ, तो देश आजाद होने के बाद क्या हुआ दोस्तों? हमारे जो सबसे अच्छे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने क्या काम किया, जिनको बोलते हैं आयरन मैन, क्योंकि उन्होंने यूनिटी का काम किया था। उन्होंने दोस्तों सभी राज्यों को मिलाना चालू किया। अब देखो, कोई राज्य ऐसे थोड़ी मिल जाएगा कि भैया आपने प्रपोजल दिया और उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो भाई उनकी भी कुछ शर्त होंगी कि भैया मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो उन्हीं को क्या बोलेंगे हम? प्रोविजंस बोलेंगे। तो सभी स्टेट को कुछ ना कुछ प्रोविजंस दिए गए,
जैसे कि आपने सुना होगा जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, अब तो नहीं है जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, मतलब जम्मू एंड कश्मीर तो है बट ये प्रोविजन नहीं है आर्टिकल 370। उसमें क्या था, उसमें यह था कि उसका खुद का एक संविधान होगा, खुद का एक फ्लैग होगा, ठीक है। तो ये सभी क्या है दोस्तों, ये प्रोविजंस है। तो जब सभी राज्य देश में मिल रहे थे तो उनके कुछ ना कुछ डिमांड्स थी कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे फलाना चाहिए, मुझे ढिमकाना चाहिए। तो यही सब है दोस्तों प्रोविजंस। और प्रोविजंस ऑफ स्टेट हमने कहां से लिया है, ये दोस्तों हमने यूएसए से लिया है। क्यों यूएसए से लिया है, क्योंकि यूएसए में आप देखेंगे ट्रू फेडरेशन है या फेडरल सिस्टम है, वहां पे दोस्तों राज्य और सेंटर के पास इक्वल अधिकार है, इक्वल राइट्स हैं। और दोस्तों संविधान अलग है दोनों का, सेंटर का भी और स्टेट का भी, मतलब वहां पे प्रोविजंस कुछ ज्यादा दिए गए। अब बात करेंगे दोस्तों नंबर 7 पॉइंट की। तो नंबर 7 पॉइंट में क्या आता है, यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू। देखो दोस्तों यहां पे दोस्तों हमने जुडिशरी को स्वतंत्र कर दिया है बाहरी ताकतों से। बाहरी ताकत कौन सी, कोई भी। इसमें आपका लेजिस्लेचर भी आ जाएगा, एग्जीक्यूटिव भी आ जाएगा, मतलब पूरी गवर्नमेंट में इंडिपेंडेंस बॉडी अगर किसी को बोलेंगे आप, वो कौन है दोस्तों, वो जुडिशरी है। जो हमारे कोर्ट होते हैं, जो हमारी न्यायिक व्यवस्था होती है, उसको दोस्तों हमने इंडिपेंडेंट घोषित कर रखा है कि किसी के भी दबाव में काम नहीं करेगी। अब ऐसा नहीं है कि एक गरीब आदमी है और एक अमीर आदमी है। देखो रियलिटी कुछ अलग है, ठीक है, रियलिटी पे मत जाना, थ्योरेटिकल बातें जानते हैं। मतलब ए आदमी गरीब है, बी आदमी अमीर, तो ऐसा नहीं है कि अमीर के दबाव में आके ये इसके विरुद्ध कुछ फैसला ले लेगा, ठीक है। तो सभी की चीजों को समझेगा। अगर अमीर की गलती होगी तो उसको पनिश किया जाएगा, गरीब की गलती होगी तो उसको पनिश किया जाएगा। तो ये होता है दोस्तों इंडिपेंडेंस जुडिशरी सिस्टम। सॉरी फॉर लाइट चली गई दोस्तों। हाँ तो दोस्तों हम कहां पे थे, हम इस वर्ड को देख रहे हैं, ठीक है, यह हमने समझ लिया है। अब समझते हैं जुडिशियल रिव्यू, इसका मतलब क्या। रिव्यू का मतलब होता है दोस्तों देख रेख करना। तो देखो यहां पे क्या है दोस्तों, इस वर्ड का मतलब समझते हैं। तो हमारे पास 3 ऑर्गन है, एक लेजिस्लेचर है दोस्तों, एक एग्जीक्यूटिव है, एक जुडिशरी है। अगर लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट इन द सेंस मतलब कोई गलत कानून बना देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो पास हो जाएगा। गलत कानून ऐसा नहीं है कि वो पास हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों जुडिशियल रिव्यू के अंदर से होके जाना पड़ेगा, तो उसको देखा जाएगा कि यह ठीक है या फिर गलत है। अगर गलत है तो उसको दोस्तों नील घोषित कर दिया जाएगा, मतलब कि उसको अवॉइड कर दिया जाएगा। तो ये मतलब होता है इसका। अब चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट है दोस्तों, इससे भी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे प्रेमबल, मतलब एग्जाम की। तो जो हमारी प्रस्तावना है या फिर प्रेमबल है वो हमने कहां से लिया है दोस्तों, वो लिया है हमने यूएसए से। और ना जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी में, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स, प्रेमबल एंड सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। 3 क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट है एसएससी के, जो पूछता है रेगुलर बेसिस पे। फिर बात करते हैं दोस्तों रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं, लिखेंगे फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट नंबर 9। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या ऐसे लिखेंगे, एंड
HC हाई कोर्ट जजेस। तो अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है, ये कॉन्सेप्ट लिया है दोस्तों हमने यूएसए से। चलिए आगे बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरल सिस्टम। पॉइंट नंबर 10, कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरल सिस्टम। अब देखो फेडरल के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी हैं, तो अब कोई नीड नहीं है इसके ऊपर डिस्कशन करते। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरल सिस्टम हमने बोरो किया है यूएसए से, जबकि फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर हमने कनाडा से लिया। तो ये सभी 10 पॉइंट हमने देख लिए दोस्तों। अब देखो इसमें टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और मैं आपको ऐसे लिखा दूं तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, ठीक है। अब आपने सभी चीजों का मतलब जान लिया है, आपको रिलेट हो जाएंगे उनसे रिलेटेड कंट्रीज, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं, जो हमारा लास्ट है दोस्तों वो है ब्रिटेन, ठीक है। इसके बाद हम डायरेक्ट चलेंगे प्रीएम्बल, तो हेडिंग डालेंगे दोस्तों ब्रिटेन और जानेंगे ब्रिटेन से हमने क्या क्या चीजें बोरो की। ब्रिटेन तो देखो हमने एग्जीक्यूटिव हेड प्रेसिडेंट को बोला, वो हमने कहां से लिया दोस्तों, यूएसए से। यहाँ पे उसी चीज को दोस्तों इन्होंने धुआं के बोलते हैं नॉमिनल है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे नॉमिनल है। एक होता है दोस्तों रियल है, एक होता है रियल है, एक होता है नॉमिनल है। दोनों में फर्क है। नॉमिनल हेड का मतलब होता है दोस्तों कर्ता धर्ता, ऐसे बोल सकते हैं। मतलब पूरी कंट्री पे अगर कोई कर्ता धर्ता है तो वो कौन है दोस्तों, वो संविधान के बाद है दोस्तों नॉमिनल हेड, और जिनको बोला जाता है प्रेसिडेंट। वहां पे इसी चीज को दोस्तों क्या बोला गया, एग्जीक्यूटिव, और यहाँ पे नॉमिनल है। तो नॉमिनल हेड टर्म हमने दोस्तों ब्रिटेन से बोलो की। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स। सेकंड है हमारा कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर। तो देखो ये क्या होता है, तो देखो हमारे पास दो सदन होते हैं। दो सदन का मतलब एक अपर हाउस, एक लोअर हाउस। अपर हाउस को क्या बोलते हैं दोस्तों, राज्यसभा। लोअर हाउस को हम क्या बोलते हैं, लोकसभा। एल से लोकसभा, ठीक है। तो जो लोकसभा है उसका चुनाव होता है, इलेक्शन होता है लोकसभा का, आप सभी उसको वोटिंग करते हैं। तो आप अपने क्षेत्र से मेंबर चुन के भेजते हैं पार्लियामेंट। जैसे कि आपने ए को भेजा, मैंने बी को भेजा, किसी ने सी को भेजा। तो ये क्या है दोस्तों, ये इलेक्टेड कैंडिडेट हैं इन राज्यसभा। तो क्या होगा दोस्तों, इन सभी इलेक्टेड कैंडिडेट की एक असेंबली बनेगी। उसी को क्या बोलेंगे दोस्तों, उसी को कैबिनेट सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। ऑफ मिनिस्टर्स, जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं भाई इनको सभी को अपनी अपनी एक मिनिस्ट्री दी जाएगी कि भैया तू इस चीज का मिनिस्टर है, तो इस चीज का मिनिस्टर है, और ये पूरे सिस्टम को क्या बोलेंगे, कैबिनेट सिस्टम बोलेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमने दोस्तों ब्रिटेन से किया। अब बात करते हैं नेक्स्ट है दोस्तों पोस्ट ऑफ पीएम। पोस्ट ऑफ पीएम थर्ड है दोस्तों हमारा पोस्ट ऑफ पीएम। इनको हम इंडिविजुअल आगे चल के समझने वाले हैं। पोस्ट ऑफ पीएम भी हमने दोस्तों ब्रिटेन से ली है। और दोस्तों पीएम क्या होता है, पीएम हेड होता है कैबिनेट, मतलब जितने ही मेंबर्स होंगे उनका सबसे बड़ा हेड कौन होगा, पीएम होगा। और इसी को दोस्तों रियल हेड भी बोलते हैं, हेड ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। जो हमारी पार्लियामेंट होती है जिसमें दो सदन होते हैं, उसका अगर आपसे कोई रियल हेड पूछे तो आपको बताना है पीएम होता है, और नॉमिनल हेड पूछे तो आपको बताना है प्रेसिडेंट, ठीक है।
आगे चल के आपको पता चल जाएगा क्यों हम बोल रहे हैं रियल है, क्योंकि सभी पावर्स होती तो किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास, बट काम कौन करता है उनपे, काम करता है दोस्तों पीएम। फिर बात करते हैं दोस्तों पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट। ये भी हमने दोस्तों ब्रिटेन से लिया है। मतलब पार्लियामेंट्री टाइप का मतलब है यहाँ पे दोस्तों दो सदन होंगे, एक लोअर सदन एक अपर सदन, मतलब कि एक लोअर हाउस एक अपर हाउस, ठीक है, और इनके ऊपर कौन होगा दोस्तों, प्रेसिडेंट होगा। तो इस पूरी गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बोलते हैं। फिर बात करेंगे दोस्तों बाई कैमरल पार्लियामेंट, बाई कैमरल पार्लियामेंट। ये भी हमने दोस्तों ब्रिटेन से लिया है। इसका मतलब सेम है कि हमारे जो पार्लियामेंट में दो सदन होंगे, एक अपर सदन एक अपर हाउस एक लोअर हाउस। अपर हाउस को हम राज्यसभा बोलेंगे, लोअर हाउस को दोस्तों लोकसभा बोलेंगे, ठीक है, एलएसए। मतलब लोअर हाउस और अपर हाउस का भी हमने ऐसे ही कॉन्सेप्ट लिया है। फिर दोस्तों लोअर हाउस 6 नंबर है, लोअर हाउस इज मोर पावरफुल, मोर पावरफुल। तो ये भी कॉन्सेप्ट हमने दोस्तों ब्रिटेन से लिया है। मतलब इन दोनों हाउस में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होगा, लोकसभा होगा। ये आपने देखा भी, अपर हाउस तो बहुत ही कम चर्चा में आता है, ठीक है। तो जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारा देश का, हमारे देश को चलाने का काम कौन करता है, लोअर हाउस करते हैं। फिर बात आती है दोस्तों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, 7 नंबर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल टू लोअर हाउस। तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल टू लोअर हाउस। मतलब जो मिनिस्टर्स की काउंसिल होगी, जो पूरा सिस्टम होगा दोस्तों, वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा, ये होगा दोस्तों लोअर हाउस के प्रति उत्तरदायी। मतलब ये इसको डायरेक्ट आंसर करेगा। अगर कोई भी बात आती है तो ये किसको आंसर करेगा दोस्तों, लोअर हाउस को, ना कि प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट लोअर हाउस के हेड से चीजों को पूछेगा। और जो लोअर हाउस का हेड है दोस्तों, मतलब कि हेड ऑफ दिस मिनिस्ट्री, वो है दोस्तों पीएम। तो पीएम इनसे पूछेगा और पीएम से दोस्तों हमारे प्रेसिडेंट जवाब देंगे। तो जवाबदेही किसके प्रति होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, तो ये होती है दोस्तों लोअर हाउस की। अब बात करेंगे दोस्तों स्पीकर, 8 नंबर है, स्पीकर इन लोकसभा, लोकसभा। तो ये भी हमने किससे लिया है, ब्रिटेन से लिया, ठीक है। अब देखो दोस्तों लोकसभा में स्पीकर होता है और उसी पद को दोस्तों हम राज्यसभा में क्या बोलते हैं, चेयरमैन बोलते हैं, ठीक है, सॉरी चेयरपर्सन, हाँ चेयरमैन चेयरपर्सन एक ही है। तो ये दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया है सभी चीजें। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रियम्बल। तो हेडिंग डालेंगे दोस्तों प्रियम्बल, और हिंदी में लिख लेना उसको प्रस्तावना। हिंदी में लिख लेना उसको प्रस्तावना। तो चलिए हेडिंग डालते हैं प्रियम्बल। देखो दोस्तों प्रियम्बल का मतलब क्या होता है, लिखेंगे इसके बारे में। इट इज द फर्स्ट पेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों ये कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का पहला पन्ना होता है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को खोलेंगे तो सबसे पहले आपको प्रियम्बल ही दिखाई देगा, प्रस्तावना ही दिखाई देगी।
और पहले पन्ने में क्या होता है दोस्तों, इंट्रोडक्शन होता है कि इसमें क्या क्या चीजों का समावेश है, क्या क्या समरी है। तो लिखेंगे समरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात आती है दोस्तों कि ये हमने कब अडॉप्ट किया, तो लिखेंगे इसके बारे में। हमने दोस्तों ये अडॉप्ट किया 26/11/1949 को। तो लिखेंगे अडॉप्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चलो ऐसे लिख लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन इन 26/11/1949। देखो ये डेट आप आसानी से याद रख सकते हैं, 26/11 मोस्ट पॉपुलर डेट है क्योंकि इस डेट को टेरर अटैक हुआ था। ठीक है, तो 1949 आपने याद रखना है बस। तो 26/11/1949 को हमने इसको दोस्तों अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया था। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ पावर ऑफ प्रीएम्बल। ये भी पूछा जाता है, सोर्स ऑफ पावर ऑफ प्रीएम्बल। अब देखो अगर आपको प्रीएम्बल अच्छे से पढ़ना है, मतलब कि क्या क्या चीजें लिखी हैं उसमें, मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, सभी चीजें नहीं बताऊंगा क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप क्या करना, गूगल पे डालना प्रीएम्बल, आपको वहां पे सभी चीजें मिल जाएंगी। अब देखो दोस्तों सोर्स ऑफ पावर का मतलब क्या है, मतलब कि प्रीएम्बल को कहां से पावर मिलती है, ताकत कहां से मिलती है। तो ये मिलती है दोस्तों पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया मतलब भारत के लोग। और फर्स्ट वर्ड दोस्तों यही लिखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, वी आर दी पीपल ऑफ इंडिया। तो ये दोस्तों सोर्स होता है प्रीएम्बल का। अब चलिए बात करते हैं, भाई देखो अगर देश में लोग ही रहेंगे तो पावर का मतलब क्या है। आप प्रीएम्बल बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, पार्लियामेंट बनाए, तो इन सभी चीजों को पावर कहां से मिलती है, पब्लिक से मिलती है। तो सिंपल सा बात है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और जो कब पेश किया गया था दोस्तों, 13/12 एंड 1946 को। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये डेट पहले आ रही है और ये डेट बाद में आ रही है, मतलब हमने प्रीएम्बल को बाद में स्वीकार किया और पहले दोस्तों हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को स्वीकार किया। तो बिल्कुल सच है कि पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। देखो दोस्तों समझेंगे ऐसा क्यों। देखो ये एक ड्राफ्ट होता है, मतलब कि एक सांचा होता है, या आप बोल सकते हो एक पेज है, लेट्स सपोज एक पेज। अब प्रीएम्बल बनाने से पहले कुछ चीजें उसमें हम रखेंगे, तो वही है दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। मतलब क्या क्या चीजें होंगी दोस्तों, क्या क्या चीजें नहीं होंगी। जैसे कि आप घर का नक्शा बना रहे हैं या घर बना रहे हैं, लेट्स सपोज आप घर बना रहे हैं, तो किचन कहां पे होगा, बाथरूम कहां पे होगा, बेडरूम कहां पे होगा, ये सभी चीजें आप पहले से ही प्लान कर लेते हैं। तो प्रीएम्बल क्या है दोस्तों, एक घर है और आप पहले से नक्शा बना दे रहे हैं, वो क्या है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आएगा। और ये किसने पेश किया था दोस्तों, ये जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, JN नेहरू, इन 13 दिसंबर 1946। देखो दोस्तों ये डेट नहीं पूछेगा, ये कोई सी डेट नहीं पूछेगा, बट ये जरूर पूछेगा कि जवाहरलाल नेहरू ने किया था, मतलब कि किसने किया था। तो आपको आंसर करना है कि जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को इसको पेश किया था। और इसमें क्या था दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं, गूगल पे जाना, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन डालना, आप पढ़ सकते हैं क्या क्या चीजें इसमें थी। आगे चल के कुछ पॉइंट हैं जिनको मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। इसका सिंपल सा मतलब है कि हमारे देश जो हमारे लोग हैं उनको क्या क्या चीजें मिलेंगी, मतलब कि कैसा उनका फ्रीडम होगा, लिबर्टी क्या होगी, उनकी लाइफ कैसी होगी, हम किन चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे, किन पे हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, हमारा संविधान भारी ताकतों से बिल्कुल स्वतंत्र रूप से काम करेगा। ये सभी चीजें लिख के
उन्होंने पेश की और उसके बाद दोस्तों प्रियम्बल नेचर में आया, एग्जिस्टेंस में आया। फिर बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, द पार्लियामेंट सॉरी द प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों बोला गया कि प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड चलो इसको पूरा लिख लेते हैं, एंड द पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड the preamble, but does not have the power to amend the basic structure of preamble या constitution। तो दोस्तों बोला गया कि प्रियम्बल एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और हम दोस्तों मतलब कि हम क्या, पार्लियामेंट जो हमारी गवर्नमेंट है वो दोस्तों उसके पास राइट है कि इसको अमेंड कर सकती है, इसको अमेंड कर सकते हैं, मतलब इसमें संशोधन कर सकती है। बट फिर वहीं पे दोस्तों बोला गया कि डज नॉट हैव पावर टू अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बट दोस्तों पार्लियामेंट के पास कोई भी राइट नहीं है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को इसको संशोधित कर दे या फिर इसमें छेड़छाड़ दे। मतलब आप कुछ भी करें बट आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ नहीं लगाएंगे। अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है दोस्तों, तो ये बोला गया कि टाइम टू टाइम बताएंगे, मतलब कि ये नॉट डिफाइंड है, इसको टाइम टू टाइम बताया जाएगा। जब भी कोई केस आएगा तभी बताएंगे कि भैया ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है या नहीं आता है। और ये दोस्तों ये बात बोली थी केशवनन भारती वर्सेस केरला। तो ये केस था दोस्तों, इस केस में ये मुद्दा उठाया गया और इस केस में दोस्तों डिसीजन लिया गया कि प्रियम्बल क्या होता है, एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का और हम इसमें अमेंड कर सकते हैं बट बेसिक स्ट्रक्चर में अमेंड नहीं करेंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे दोस्तों, यहीं पे लिख रहा हूं, इट इज द आइडेंटिटी ऐसे लिख सकते हैं आइडेंटिटी या आईडी कार्ड लिख लो, चलो आईडी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों प्रियम्बल आईडी कार्ड होता है, आइडेंटिटी कार्ड होता है, जैसे कि आपके पास पहचान पत्र है, आप उसको दिखाएंगे पता चल जाएगा कि आप किस देश के हैं, मतलब आपकी पहचान कौन बताता है, आपका आईडी कार्ड बताता है। ऐसे दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन की पहचान हमारा प्रियम्बल बताता है। और ये वर्ड बोला था एन के पालकी वाला, एन के पालकी वाला, एन के है या एन बी है, हाँ एन ए है। तो एन ए पालकी वाला ने ये सेंटेंस बोला कि जो हमारा प्रियम्बल है वो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन का आईडी कार्ड होता है। अब चलिए यहाँ पे 3 पॉइंट जानने हैं जो जरूरी है दोस्तों, एग्जाम में हर बार पूछता है। तो यहाँ पे 3 केस आते हैं। फर्स्ट केस दोस्तों बेरूबरी केस, और ये केस कब हुआ था दोस्तों, ये हुआ था आपका 1916। देखो इस केस में क्या बोला है, ठीक है, इस केस में दोस्तों ये विवाद था, इसमें बोला गया कि जो हमारा प्रियम्बल है इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो
प्रियम्बल है दोस्तों वो कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का पार्ट नहीं है। ये बोला गया बेरुबरी केस 1960। ये डेट आपको याद रखनी नहीं है, बस आपने इतना याद रखना है कि बेरुबरी केस क्या था, उसमें बोला गया था दोस्तों प्रियम्बल हमारे संविधान का पार्ट नहीं है। फिर बात आती है दोस्तों केशवानंद बाग। एक बार डेट चेक करने दो। हाँ ठीक है, वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, स्टेट ऑफ केरला। तो इसमें बोला गया दोस्तों कि भाई ऐसा नहीं है कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो इसमें बोला गया कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे। फिर आते हैं दोस्तों लास्ट LIC ऑफ इंडिया। ये केस आता है दोस्तों LIC ऑफ इंडिया, और ये दोस्तों केस था 1995 का। ठीक है, इसमें बोला गया दोस्तों कि प्रियम्बल पार्ट ही नहीं है, ये दोस्तों इंटीग्रल पार्ट है। प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कि मतलब प्रियम्बल क्या है दोस्तों, पार्ट नहीं है, ये इंटीग्रल पार्ट है। आप इसको कभी भी अलग नहीं कर सकते। इंटीग्रल का क्या मतलब होता है कि जिसको अलग नहीं किया जा सकता। ये अटूट पार्ट है, ऐसे बोल सकते हैं आप, ये अटूट पार्ट है, अटूटनीय पार्ट है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट और ऐड कर लेते हैं, और उसके बाद इसको कंप्लीट कर देंगे। The preamble is not a judiciable part of constitution। तो दोस्तों जो प्रियम्बल है वो दोस्तों जुडिशियल पार्ट नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जितने भी प्रियम्बल में प्रोविजंस हैं उनको कोर्ट इन्फोर्स नहीं कर सकता है, उनको लागू नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे कि प्रियम्बल में ये पार्ट है और आप उसको कोर्ट पे आप कोर्ट में दोस्तों जाके उसको लागू करा लें। तो कोर्ट का इससे कोई मैटर नहीं है। जितने भी पार्ट है दोस्तों वो जुडिशियल नहीं है, मतलब उसको कोर्ट लागू नहीं कर सकता है, इन्फोर्स नहीं कर सकता है। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार, तो लिखेंगे प्रियम्बल अमेंडमेंट। तो लिखना है दोस्तों जो प्रियम्बल में अमेंडमेंट हुआ है वो सिर्फ एक बार हुआ है, एक बार हुआ है। कब हुआ था दोस्तों? 42 अमेंडमेंट 1976। अब देखो इसको याद करने का तरीका क्या है। यहां से दोस्तों 4 2 6 बन रहा है, मतलब कि ये बन जाएगा 6 और उसमें एक ऐड करेंगे 7 हो जाएगा, मतलब 76। ठीक है, तो यहां से आपको पता चल रहा है 1976। 90 तो आपको याद ही रहेगा, 76 आप यहां से याद कर सकते हैं। 2 4 6 और 6 प्लस 1 7। तो 42 अमेंडमेंट 1976 में इसको एक बार अमेंड किया गया है आज तक की डेट में एक बार। पूछता है कि कितनी बार अमेंड किया है, तो आपको बताना है कि एक बार अमेंड किया है, मतलब कि इसमें संशोधन एक बार किया है। और उसमें दोस्तों 3 वर्ड जोड़े, सोशलिस्ट, कैसे बोलेंगे सोशलिस्ट, हाँ सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। तो दोस्तों ये 3 वर्ड जोड़े, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। अब समझते हैं सोशलिस्ट का मतलब क्या है, सेक्युलर का मतलब क्या है, इंटीग्रिटी का मतलब क्या है। वैसे मतलब तो कोई नहीं पूछेगा, बस आपको इतना बताना होगा कि कौन कौन से पार्ट जोड़े। सोशलिस्ट का मतलब होता है दोस्तों टू रिमूव
inequalities in terms of standard of life, religion एंड बर्थ प्लेस। जो भी आपको लिखना है लिखना। देखो मतलब क्या, सोशलिस्ट का मतलब है दोस्तों कि इनइक्वालिटीज को दूर करना इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, मतलब वो गरीब है या अमीर है, उसका धर्म क्या है इसके बेसिस पे, वो कहां पे पैदा हुआ है इसके बेसिस पे, इन सभी इक्वालिटीज को दूर करना। समझते हैं दोस्तों मतलब क्या है? डी। देखो गवर्नमेंट पॉलिसी है, गवर्नमेंट का दोस्तों गैस एलपीजी, ये लेट सपोज 900 रुपए का सिलेंडर आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ये बंगाल में अलग मिलेगा, यहां पे अलग मिलेगा। देखो टैक्स अलग चीज होती है, ठीक है, उसको इंक्लूड करते हैं, थोड़ा बहुत फर्क हो जाता है, बट ऐसा नहीं है कि आप मुस्लिम हैं तो आपको 1000 पे करने पड़ेंगे, मैं हिंदू हूं तो मुझे 900 पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे इन सभी इक्वलिटीज को दूर किया जाता है। वैसे दोस्तों अगर गरीब है तो उसको भी 900 का मिलेगा, अमीर है तो उसको भी 900 का मिलेगा। तो ये मतलब होता है सोशलिस्ट का। सेक्युलर का मतलब क्या है दोस्तों? सेक्युलर का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट से रिलीजन को सेपरेट करना, यही होता है दोस्तों सेक्युलर। अब देखो पहले क्या था दोस्तों, जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो अगर हिंदू राजा है तो हिंदू प्रजा के बारे में सोचता था, मतलब रिलीजन का वहां पे फैक्टर आ जाता था, वो सभी काम हिंदुओं के लिए करेगा, मुस्लिम राजा है तो मुस्लिम के लिए करेगा। बट अब की गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है, सभी बराबर है। यहाँ पे दोस्तों धर्म आड़े नहीं आता है, धर्म को हम बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं कि भैया धर्म का कोई काम नहीं है गवर्नमेंट में, ये मतलब होता है सेक्युलर का। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है दोस्तों? इंटीग्रिटी का मतलब है दोस्तों होनेस्टी, मतलब कि ईमानदारी। अब देखो ईमानदारी का मतलब ये नहीं है कि आप दिखावा करें कि मैं ईमानदार, उसको इंटीग्रिटी नहीं बोलते कि मैं दिखावा करूं ईमानदार, ठीक है। इसका रियल मतलब है कि आप एक्चुअल में ईमानदार हैं, आप एक्चुअल में ईमानदार हैं। क्योंकि देखो दोस्तों जब संविधान बन रहा है तो इन चीजों का बहुत ही महत्व है। यहाँ पे इंटीग्रिटी का मतलब है कि प्योर होनेस्टी, प्योर होनेस्टी मतलब आप अंदर से भी होनेस्ट है और काम भी आप होनेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। बट आजकल क्या हो रहा है, सभी चीज करप्ट, सभी करप्शन के अंदर आ जाती है, ठीक है। हमारा सिस्टम करप्ट नहीं है, सिस्टम बनाने वाले करप्ट है, जैसे कि मैं आप, इसमें काम करने वाले करप्ट। आप होनेस्टी नहीं है, मतलब आप होनेस्ट नहीं है, ठीक है, बट वहां पे क्या लिखा है, वहां पे सभी को होनेस्ट होना चाहिए। तो ये मतलब होता है दोस्तों इंटीग्रिटी का। तो चलिए ये हमने दोस्तों प्रीएम्बल को कंप्लीट कर लिया है, इससे बाद एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। देखो मेरी फर्स्ट अप्रोच ये रहेगी कि आपको 50 में से एटलीस्ट 40 मार्क्स करा, ठीक है। और दोस्तों अगर आपने हर एक लेक्चर देखा एट द एंड ऑफ सब चीज, ठीक है, इसके बाद आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। हर एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डीपली अच्छे से बताऊंगा इन शॉर्ट टाइम। ऐसा नहीं है कि हम रामायण सुना है, ठीक है। देखो अभी रामायण हमने सुना है क्योंकि हर एक वर्ड का मतलब आपको जानना जरूरी है, फिर हम एक फ्लो पकड़ जाएंगे, सभी चीजों को हम जल्दी जल्दी कर लेंगे। अगर मैं यही से सभी चीजें आपको छुड़वा दूं तो देखो सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी ये कल जाके आप भूल जाएंगे। बट आपको अब पता चल चुका है सोशलिस्ट का मतलब क्या है, सेक्युलर का मतलब क्या है, इंटीग्रिटी का मतलब क्या है। और अगर आप देश में रह रहे हैं तो पॉलिटी आपको आनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।